हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, बायोफोर्टिफिकेशन यानी कि जैव प्रबलीकरण और एकल कोशिका प्रोटीन यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। पादप प्रजनन से हम उन्नत खाद्य गुणवत्ता वाले जो फसलें हैं, पौधे हैं, उनको तैयार कर सकते हैं, जिससे जो मनुष्य हैं उनको उच्च गुणवत्ता वाले जो खाद्य पदार्थ हैं या जो उनके उत्पाद हैं खाद्य फसलों के, वो प्राप्त हो सके। क्योंकि जो खाद्य उत्पादन होता है उसमें अभी भी उत्पादकता की कमी होती है और उनमें गुणवत्ता की भी कमी होती है। उच्च गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन क्यों आवश्यक है? क्योंकि सबसे पहले विश्व की लगभग 840 मिलियन, कितनी 840 मिलियन, और 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? 10 लाख। दस लाख यानी कि 840 गुणा 10 लाख लोगों को, 840 मिलियन लोगों को, इससे भी अधिक लोगों को उनकी रोजाना की खाद्य और पोषण संबंधी आवश्यकताएं जो होती हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती, अर्थात उन्हें इतना पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता कि उनका ढंग से पेट भर सके। इसके अलावा 3 बिलियन लोगों को, कितने? 3 बिलियन, 3 बिलियन लोगों को, यानी कि जो हमारी जनसंख्या है वो 1.35 बिलियन के आसपास है, यानी कि 135 करोड़, यानी कि 300 करोड़ जो लोग हैं, जनसंख्या है विश्व की, उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व यानी कि सूक्ष्म पोषक, प्रोटीन, विटामिन और अन्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते नहीं है। अर्थात जितनी उनको डेली की आवश्यकता होती है, रोजाना की आवश्यकता होती है, उनको उस हिसाब से पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन एटसेट्रा नहीं उपलब्ध हो पाते। और क्योंकि ये लोग फल, सब्जियां, पनीर, फलियां, लेग्यूम्स और अन्य पोषक तत्व जिनमें ये सब पदार्थ उपस्थित होते हैं वो खरीद नहीं पाते, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती कि वो इतनी सारी चीज़ों को आप आसानी से खरीद सके। इसलिए 3 बिलियन लोगों को मीट या लेग्यूम्स या फल, सब्जियां एटसेट्रा जितनी उनको चाहिए होती है डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उतनी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसके लिए उन्हें अब जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। इसे हम बोलते हैं हिडन हंगर। हिडन हंगर यानी कि छिपी भूख, हिडन हंगर। तो 840 मिलियन लोगों को तो खाना जितना मिलना चाहिए भरपेट वो भी नहीं मिल पाता, लेकिन 3 बिलियन लोगों को खाना अगर भरपेट मिल भी जाता है तो उस खाने में जितनी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होनी चाहिए, जो भी पोषक तत्व हैं जितने होने चाहिए उनको वो उपलब्ध नहीं हो पाते। क्योंकि जैसे विटामिन है, विटामिन के जो प्रमुख स्रोत है वो फल और सब्जियां आदि होते हैं। तो उन्हें उनके अंदर उनकी जो आमदनी होती है, उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का नहीं होता कि वो रोज़ फल, सब्जियां, मीट, फली एटसेट्रा खरीद सके, जिससे उनको ये सब चीज़ें मिलती रहे। इसीलिए उन्हें वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते पोषक तत्व, जिसे हम बोलते हैं हिडन हंगर यानी कि छिपी हुई भूख या छिपी भूख। अब भोजन
जिनमें आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, आयोडीन और जिंक, जैसे विटामिन ए, आयोडीन और जिंक जिनमें अनुपस्थित होते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस अगर फूड में नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो जो व्यक्ति है जिनमें इन भोज्य पदार्थों की कमी होती है उनकी बॉडी में इन्फेक्शन का खतरा अधिक हो जाता है, यानी कि उनको रोग उत्पन्न होने का जोखिम ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये बॉडी में रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो अगर खाने में ये सब्सटेंस नहीं होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, तो उनमें संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। तो 3 कारणों से हमें, कम से कम ये 3 कारण हैं जिससे हमें उच्च गुणवत्ता वाले जो फसलें हैं या पादप प्रजनन द्वारा फसलों को तैयार करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है कि 840 मिलियन लोगों को तो भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता, 3 बिलियन लोगों को खाना तो मिलता है लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जैसे विटामिन, सूक्ष्म पोषक तत्व, प्रोटीन एट्सेट्रा उपलब्ध नहीं हो पाते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली मजबूत नहीं होते कि वो रोज़ सब्जियां, फल, मीट एट्सेट्रा खरीद सके। और कई लोगों की जो खाना होता है उनमें विटामिन ए, आयोडीन और जिंक जैसे सब्सटेंस कम होते हैं, जिसके कारण उनमें रोग का खतरा ज़्यादा होता है। अब इन परिस्थितियों से, यानी कि इन कारणों के कारण हमें उच्च गुणवत्ता वाली फसल तैयार करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसके 2 कारण हैं, 2 तरीके हैं जो हम पढ़ने जाएंगे, जिसके कारण हम इन उच्च गुणवत्ता वाली फसलें या जो भोज्य पदार्थ हैं वो मानव को उपलब्ध हो पाएंगे। पहला है बायोफोर्टिफिकेशन और दूसरा है सिंगल सेल प्रोटीन। बायोफोर्टिफिकेशन को जैव प्रबलीकरण बोलते हैं, प्रबलीकरण, और बायो मतलब जैव, तो जैव प्रबलीकरण बोलते हैं। और इसको एकल, सिंगल माने एकल, सेल मतलब कोशिका, और प्रोटीन, इसको एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। पहले हम बायोफोर्टिफिकेशन यानी कि जैव प्रबलीकरण पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। बायोफोर्टिफिकेशन है क्या? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम जो जन स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, यानी कि जो मनुष्य है उसके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, अच्छा करने के लिए पादप प्रजनन द्वारा, जो अभी हम पढ़ रहे हो क्या, पादप प्रजनन द्वारा फसलों में कुछ पोषक तत्व जैसे विटामिन, खनिज, प्रोटीन और स्वास्थ्य वर्धक वसा की मात्रा को बढ़ाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन। तो हमें से 2-3 चीजों से याद रखना है कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्पस क्या है? जन स्वास्थ्य को सुधारने हेतु, सुधारने के लिए करना क्या है? पादप प्रजनन द्वारा। किससे करेंगे हम? पादप प्रजनन द्वारा। पादप प्रजनन द्वारा क्या करेंगे हम? जो फसलें हैं उनमें पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाएंगे, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए पादप प्रजनन द्वारा फसलों में, यानी कि जो हम प्लांट्स यूज कर रहे हैं फसलों में, पोषक तत्वों, अब वो पोषक तत्व कौन से होंगे? विटामिन, सबसे पहले तो विटामिन होगा, प्रोटीन होगा, तत्व जैसे विटामिन्स, प्रोटीन तथा
स्वास्थ्यवर्धक वसा की मात्रा बढ़ाते हैं। क्या कहलाती है? बायो फोर्टिफिकेशन, यानी कि जैव प्रबलीकरण। प्रबल माने क्या था? ज्यादा करना, अच्छा करना, मजबूत करना। तो इसमें हमें 3 चीजें याद रखनी है कि एक ऐसी प्रक्रिया होगी किसमें जो उसका पर्पस क्या है? जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, पादप प्रजनन द्वारा फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा का बढ़ाना। तो 3 चीजें हो गई, तीनों से हम आसानी से याद कर लेंगे कि क्या है। भाई जब कोई चीज है तो प्रक्रिया तो होगी। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमारा एम क्या है? जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हम करेंगे क्या? जो फसलों है उन फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाएंगे। किसके द्वारा? पादप प्रजनन के द्वारा। 3 चीजें याद रख ली, डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो गई। तो आप उसे अपने आप बता सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मानव के या जो जन स्वास्थ्य है, यानी कि जो हम आपस में जो रहते हैं उन्हें जन बोल रहे हैं हम, जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए पादप प्रजनन द्वारा फसलों में पोषक तत्वों जैसे विटामिन है, जैसे प्रोटीन है, जैसे स्वास्थ्यवर्धक वसा है, उसकी मात्रा बढ़ाते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जैव प्रबलीकरण, यानी कि बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। उच्च पादप तत्वों युक्त फसलों की ब्रीडिंग। अब एक लाइन में कि उच्च पोषक तत्वों तो उच्च पोषक तत्व हमारे कौन से हैं? जो प्रोटीन है, जो विटामिन्स है, और जो हमारे स्वास्थ्यवर्धक वसा है। तो उच्च जो पोषक तत्वों युक्त फसलों का, अब फसलों का हमें क्या करना है? ब्रीडिंग करनी है, प्रजनन कराना है। का प्रजनन क्या कहलाएगा? बायो फोर्टिफिकेशन। एक लाइन की डेफिनेशन कि उच्च पोषक तत्वों युक्त फसलों का प्रजनन, यानी कि पादप प्रजनन, वो क्या कहलाता है? बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। अब जो उच्च पोषक तत्व है या उच्च पोषण जो गुणवत्ता है, उसके लिए हमें सुधारना किन किन चीज़ों को है, कि किन किन चीज़ों के लिए हम फसलों में सुधार करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रोटीन अंश की गुणवत्ता। जो प्रोटीन अंश है उसकी गुणवत्ता ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन अंश तथा गुणवत्ता, वो ज़्यादा भी होना चाहिए और वो गुणवत्ता भी वाली होनी चाहिए। क्यों? अब प्रोटीन ही क्यों हम इसमें बार बार कह रहे हैं? क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो प्रोटीन का हमारी बॉडी में, नंबर 1 ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। जो हमारी बॉडी में वृद्धि होती है वो प्रोटीन के द्वारा होती है। दूसरा डैमेज रिपेयर, यानी कि टूट फूट की मरम्मत। टूट फूट की जो रिपेयर होती है। और तीसरा एंजाइम्स, विकर बोलते हैं इनको। तो बहुत सारे मैक्सिमम जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम को छोड़कर एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। और राइबोजाइम नाम से पता चल रहा है ये आरएनए से बने होते हैं, क्योंकि आरएनए में शुगर कौन सी होती है? राइबोज। तो राइबोज में से राइबो निकालकर और एंजाइम्स का जाइम निकालकर दोनों को जोड़कर वर्ड बनाया गया है राइबोजाइम। तो राइबो वर्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड के लिए लगा हुआ है और जाइम वर्ड जो है एंजाइम के लिए। तो इसलिए एक ऐसे एंजाइम्स जो आरएनए के बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? राइबोजाइम कहलाते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं
जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो बॉडी में बनते हैं और सूक्ष्म मात्रा में हमारी बॉडी की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को नियंत्रित करते हैं, कैटालाइज करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। तो इन 3 मेन कारणों के कारण जो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो पहला एम है वो ये है कि प्रोटीन की गुणवत्ता भी होनी चाहिए अच्छी और प्रोटीन का अंश भी ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द पुरानी फसलें जो अब हम पुरानी फसलें यूज़ कर रहे हैं। दूसरा तेल अंश, यानी कि जो हम लिपिड या जो फैट यूज़ कर रहे हैं उसका जो अंश है वो ज़्यादा होना चाहिए और दूसरा वो गुणवत्ता वाला भी होना चाहिए, यानी कि क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं वो कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो बॉडी में नुकसान पहुंचाते हैं, वो वेसल्स में इकट्ठा हो जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ करते हैं यानी कि हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं और मोटापा बढ़ाते हैं। लेकिन हमें ऐसे वसा की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे वसा की जरूरत है जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल टाइप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा ना हो, लेकिन इतनी मात्रा हो कि जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो, और ऐसा हो जो गुड फैट हो, यानी कि जो हमारी बॉडी में एनर्जी में भी यूज़ हो जाए, हमारी बॉडी में और फंक्शंस में भी यूज़ हो जाए, और वो इकट्ठा ना हो जिससे वो मोटापा या ओबेसिटी ना हो और हमारे अंदर वो वेसल्स के अंदर जमा भी ना हो और हमें हृदय रोग आदि रोग उत्पन्न भी ना करे। तो दूसरा तो वो है कि तेल अंश की गुणवत्ता में जो आना चाहिए, तेल अंश की गुणवत्ता। तीसरा विटामिन्स, जो हमारा भोजन होना चाहिए उसके अंदर विटामिन्स जो होते हैं वो भी ज़्यादा होने चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। तो हमारी जो पोषक तत्वों की गुणवत्ता को बढ़ाना है उसमें क्या है, तीसरा जो टॉपिक हमें बढ़ाना चाहिए, तीसरी चीज़ हमें जो बढ़ानी है वो क्या है, विटामिन्स है। और इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, तो हमारी बॉडी में सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, और जो खनिज होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, खनिज तत्व। तो इन चारों चीज़ों का 1, 2, 3, 4 यानी कि प्रोटीन अंश और उसकी गुणवत्ता, तेल अंश की गुणवत्ता और विटामिन्स और सूक्ष्म पोषक तत्व और खनिज तत्व, इन चारों को बढ़ाने के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग या बायोफोर्टिफिकेशन पर कंसंट्रेट करते हैं कि हमारी बायोफोर्टिफिकेशन में हमारा जो एम है, हमारा जो उद्देश्य है वो इन 4 चीज़ों को हमारी जो भोजन है उसमें बढ़ाना है। प्रोटीन अंश की गुणवत्ता, तेल अंश की गुणवत्ता, विटामिन्स और सूक्ष्म पोषक तत्वों और खनिज तत्वों को बढ़ाना पड़ता है हमें, यानी कि हमें उन्हें चाहिए। अब उन्नत पोषण और पोषक गुणवत्ता युक्त कुछ प्रमुख फसलों का जो एग्जाम्पल है वो निम्न है, यानी कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। सबसे पहले कि जो पहले से विद्यमान संकर मक्का थी, उस संकर मक्का की तुलना में जो सन 2000 में एक संकर जो मक्का थी वो विमित की गई, एक बाजार में आई, जो वैज्ञानिकों ने उसको बनाकर दिया, तो उसमें अमीनो अम्ल लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये अमीनो एसिड्स है। तो उस संकर मक्का में अमीनो एसिड लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की जो मात्रा थी पहले की तुलना में, जो पहले की जो मक्का थी उससे 2 गुनी थी, डबल थी। इसी प्रकार से उच्च प्रोटीन अंश युक्त गेहूं की एटलस 66, कौन सी, एटलस 66 प्रजाति किस्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, और इसके अंदर जो प्रोटीन का जो अंश था वो पहले की तुलना में अधिक था और अधिक। तो गेहूं की एटलस 66 किस्म को गेहूं की उच्च प्रोटीन युक्त उन्नतशील किस्म तैयार करने के लिए यूज़ किया गया और उसको दाता के रूप में यूज़ किया गया। उससे बेहतरीन जो अच्छी प्रोटीन युक्त फसलें हैं, गेहूं हैं,
उनको तैयार किया गया। इसके अलावा जो तीसरा है लौह तत्व युक्त धान किस्में। जो लौह तत्व युक्त यानी कि Fe जो है वो पहले की तुलना में लौह तत्व जो है अब बाद में जो बनाया गया वो पहले की तुलना में 5 गुना तक अधिक लौह तत्व होता है अब जो संकर वैरायटीज विकसित की गई हैं। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र संस्थान नई दिल्ली ने प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और अन्य चीज़ों युक्त सब्जियों को बनाया और उनको बाजार में किसानों को दिया जिससे वो उनको उगा सके। जैसे विटामिन ए युक्त गाजर, पालक, कद्दू, तो उनमें और पुरानी सब्जियों की तुलना में यानी गाजर में, पालक में, कद्दू में पहले से ज़्यादा विटामिन ए थी। विटामिन सी युक्त, उच्च विटामिन सी युक्त करेला, बथुआ, सरसों और टमाटर जिनमें पहले की फसलों की तुलना में विटामिन ज़्यादा था, विटामिन सी ज़्यादा था। उसके बाद उच्च लोह और कैल्शियम युक्त पालक और बथुआ जिनमें पहले की तुलना में ज़्यादा था। पालक में भी और बथुए में भी कैल्शियम और लोह। और प्रोटीन, अधिक प्रोटीन युक्त ब्रॉड बीन्स, लबलब, फ्रेंच बीन और गार्डन मटर जो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोटीन युक्त थी, जिनमें प्रोटीन की मात्रा पहले वाली किस्मों से ज़्यादा थी। इसके बाद अब हम सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिंगल सेल प्रोटीन किन्हें कहते हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब क्या है कि एक कोशिकीय जीवधारी, जिन्हें बाद में अकोशिकीय जीवधारी कहा गया, जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है और कुछ और साइनोबैक्टीरिया टाइप ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे व्युत्पन्न प्रोटीन का प्रयोग, उनसे बनी प्रोटीन का प्रयोग जब हम खाद्य आपूर्ति हेतु करते हैं तब इसे हम एकल कोशिका प्रोटीन यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन कहलाते हैं। सीधी सी बात है, एक कोशिकीय जीवों से प्राप्त, एक कोशिकीय जीवों से प्राप्त प्रोटीन व्युत्पन्न। तो एक कोश की जीव से प्राप्त प्रोटीन व्युत्पन्न को जब हम अपनी खाद्य आपूर्ति या जो अन्य जानवर है उनकी खाद्य आपूर्ति के लिए करते हैं तब हम इसे क्या बोलते हैं, एकल कोशिका प्रोटीन यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन सूक्ष्म जीवों की ड्राइड सेल्स है, यानी कि सूखी कोशिकाएं। ड्राइड सेल्स है किसकी, सूक्ष्म जीवियों की, सूक्ष्म जीवियों की क्या है, सूखी कोशिकाएं हैं, ड्राइड सेल्स हैं जिनका प्रयोग मानव तथा अन्य जीवधारियों की भोजन में प्रोटीन आपूर्तक के रूप में किया जाता है। यानी कि सूक्ष्म जीवियों का कोशिकाओं यानी कि सूखी कोशिकाएं जिन्हें हम अपने और अन्य जो जंतु हैं उनके भोजन के अंदर प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि एकल कोशिका प्रोटीन। तो सीधी सी बात है, इसमें हमें क्या समझ में आना कि जब हम सूक्ष्म जीवियों को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को यानी कि प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेते हैं या जंतुओं को देते हैं तब हम इसे क्या बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। सीधी सी बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो नॉर्मली सिंगल सेल्ड होते हैं उनकी जो बॉडी है या उनकी जो सेल्स है उनका यूज़ करना किसके लिए, प्रोटीन के लिए भोजन में, तब क्या कहलाता है, सिंगल सेल प्रोटीन कहलाता है। और सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूज़ होते हैं इसके अंदर वो ईस्ट, शैवाल, जीवाणु और कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली यूज होते हैं किसके अंदर, सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर। अब
जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो हम यूज करते हैं, इसके अलावा जंतुओं को भी यूज कराया जा सकता है। यही नहीं है कि यानी कि ये फूड के रूप में और फोडर के रूप में दोनों में यूज हो सकते हैं। फोडर का मतलब होता है चारा जो जंतुओं को खिलाया जाता है। अब इसका मतलब कि जीवधारियों के अंदर जो प्रोटीन के यूज के लिए या प्रोटीन को देने के लिए जब हम इन सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग कराते हैं तब हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन कहलाते हैं। अब सिंगल सेल प्रोटीन का नाम जो था वो कैरल एल विल्सन ने दिया था। जो टर्म कॉइन किया वो सिंगल सेल प्रोटीन वो दिया था किसने, कैरल एल विल्सन ने दिया था। और जो सिंगल सेल प्रोटीन है उसका जो औद्योगिक उत्पादन है वो ईस्ट और कुछ कवक से होता है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा कमर्शियली यूज होते हैं वो ईस्ट एंड अदर फंजाई जैसे फ्यूजेरियम। जो सबसे ज़्यादा कमर्शियली यानी कि व्यावसायिक रूप से जो सिंगल सेल प्रोटीन बनाने का जो काम होता है उसके अंदर यूज होने वाले ऑर्गेनिज्म कौन से, ईस्ट और कुछ फंजाई जैसे फ्यूजेरियम, ग्रामिनीएरियम। तो फ्यूजेरियम, ग्रामिनीएरियम और ईस्ट सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं। इसके अलावा ईस्ट कौन सी है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो है सैकेरोमाइसिस सेरेवियेसी। जो ईस्ट होती है जिसे बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, जो ब्रेड बनाने में और बेकरी इंडस्ट्री में यूज होती है। और यही ईस्ट जो होती है वो अल्कोहल इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है, वाइन, बियर और अन्य अल्कोहलिक बिवरेजेस यानी कि पेय पदार्थ बनाने में यूज होती है। इसके बाद फ्यूजेरियम, ग्रामिनेरियम और बैक्टीरिया मिथाइलोफिकस, मिथाइलोट्रोपस, ये तीसरा ऑर्गेनिज्म है जो इसमें यूज होता है। और चौथा है साइनोबैक्टीरिया स्पिरुलिना। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, 60% प्रोटीन होती है इसमें। और इसीलिए स्पिरुलिना का जो यूज़ होता है, जो लॉन्ग इलनेस यानी कि बहुत लंबी बीमारी के बाद जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उसकी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, पूरी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तब डॉक्टर इसको स्पिरुलिना नामक जो साइनोबैक्टीरिया है, नीले हरे शैवाल है, उनको लिखते हैं और उसको टैबलेट्स के रूप में आती हैं, उनको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद क्लोरेला एल्गी, क्लोरेला एक सिंगल सेल्ड एल्गी है, शैवाल है, और इसमें 40% प्रोटीन होता है। तो ये 5 ऑर्गेनिज्म है बेसिकली जो यूज़ होते हैं। एक ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवियेसी, दूसरा फ्यूजेरियम, तीसरा बैक्टीरियम मिथाइलोफिलस और चौथा स्पिरुलिना और पांचवा क्लोरेला एल्गी, जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल लेवल पर व्यावसायिक रूप से सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि एकल कोशिका प्रोटीन के लाभ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंगल सेल प्रोटीन में जो प्रोटीन की मात्रा उच्च होती है जबकि वसा की मात्रा कम होती है। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और वसा की मात्रा कम होती है, जो डिज़ायरेबल होती है, हमारी इच्छित होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, और एंजाइम्स के रूप में प्रोटीन्स काम करते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में करते हैं। तो इसीलिए हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए और वसा की मात्रा कम चाहिए होती है। इसीलिए सिंगल सेल प्रोटीन्स में जो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उच्च होती है, जबकि वसा की मात्रा कम होती है, जो हमारे लिए उपयुक्त होती है, सुटेबल होती है। दूसरा, सिंगल सेल प्रोटीन में यूज़ होने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पर जलवायु का प्रभाव नहीं होता। यानी कि वो किसी भी जलवायु परिवर्तन है उससे प्रभावित नहीं होते, या किसी भी जलवायु में वो आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। अतः इन्हें पूरे वर्ष किसी भी जलवायुवीय परिस्थितियों में प्राप्त किया सकता है। अर्थात सिंगल सेल प्रोटीन को हम पूरे वर्ष आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं, और हम उसको बनाकर यूज कर सकते हैं। तीसरा, सिंगल सेल प्रोटीन के उत्पादन में कम दर वाले सबस्ट्रेट्स का यूज होता है। इसका मतलब इसका उत्पादन कॉस्टली नहीं होता, महंगा नहीं होता। इसीलिए
इसका जो लागत आती है वो कम होती है और ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। और कुछ केसेस में तो जो प्रयुक्त होने वाले सबस्ट्रेट होते हैं वो व्यर्थ पदार्थ होते हैं जो आगे जाकर प्रदूषण उत्पन्न करेंगे। तो इसीलिए ये जो सबस्ट्रेट इसमें यूज़ होते हैं वो या तो कम दर वाले होते हैं, उनकी कॉस्ट कम होती है, या व्यर्थ पदार्थ होते हैं जो एक जगह से निकलकर यहाँ पर यूज़ हो जाते हैं। दूसरा नेक्स्ट है क्या है, जब व्यर्थ पदार्थों का प्रयोग सिंगल सेल प्रोटीन के उत्पादन में होता है, जब हम जो व्यर्थ पदार्थ हैं जो किसी जगह से व्यर्थ निकल रहे हैं उनका प्रयोग हम इन सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के उत्पादन में करते हैं या बनाने में करते हैं, तो इससे क्या होता है, प्रदूषण कम होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ यूज़ हो जाते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं, और जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है पूर्णतः तो वो पोल्यूशन नहीं करती है। पांचवा, कुछ सिंगल सेल प्रोटीन में प्रोटीन, खनिज और विटामिन, विशेष रूप से विटामिन बी जो समूह है वो प्रचुर मात्रा में होती है, यानी कि वो उसके अच्छे स्रोत होते हैं जो हमारी बॉडी के वेरियस कामों में यूज़ होते हैं। जैसे विटामिन B12 है, विटामिन B12 का जो काम है वो आरबीसी को परिपक्व करता है, परिपक्वन, आरबीसी का परिपक्वन करता है कौन, विटामिन B12, और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, रक्तता यानी कि एनीमिया जाता। तो इसी प्रकार से तो सिंगल सेल प्रोटीन जो होते हैं वो विटामिन B12 और अन्य खनिज पदार्थों के लिए अच्छे स्रोत होते हैं। इसके अलावा जो मशरूम्स होते हैं, मशरूम्स भी सिंगल सेल प्रोटीन में ही इंक्लूड कर लिए जाते हैं। मशरूम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, उनके अंदर खनिज तत्व बहुत अधिक होते हैं, अच्छी उनमें प्रोटीन की मात्रा होती है, विटामिन्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और इसीलिए ये मनुष्य के आहार में पौष्टिकता के साथ स्वादिष्ट बनाते हैं। तो ये मनुष्य का जो आहार होता है वो स्वादिष्ट भी हो जाता है और पौष्टिक भी हो जाता है। इसके बाद सूक्ष्म जीवों में जो गुणन दर होती है वो ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फसलें होती हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी तुलना में सूक्ष्म जीवों की जो गुणन दर होती है, मल्टीप्लिकेशन रेट होता है, उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए वो कम समय में बहुत ज़्यादा गुणन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं और इसीलिए इन्हें कम समय में अधिक संख्या में प्राप्त किया सकता है। यानी कि सीधी सी बात है, कम समय में हम बहुत ज़्यादा सिंगल सेल प्रोटीन उत्पन्न कर सकते हैं। बस हमें उनको सबस्ट्रेट देना होता है, हमें उनको वातावरण देना होता है, कल्चर मीडियम कराना होता है, उनको कल्चर देना होता है, बस उसके अंदर वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ईस्ट का कल्चर करना होता है तो कल्चर करने का मतलब क्या है, उन्हें आर्टिफिशियल मीडियम में वृद्धि कराना। तो अगर हमें ईस्ट का जो कल्चर करना होता है, उनको संवर्धन करना होता है, तो इसके लिए हम शुगर के घोल का यूज़ करते हैं, शर्करा के घोल का यूज़ करते हैं। जैसे गन्ने का रस है या फ्रूट्स का रस, किसी का भी, उसको उसमें आसानी से ईस्ट ग्रो कर जाता है। तो कम समय में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, बस केवल हमें उनको कल्चर मीडियम देना होता है। तो इसीलिए जो कम समय में बहुत ज़्यादा सिंगल सेल प्रोटीन्स को हम उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं, कमर्शियल लेवल पर बना सकते हैं। और नेक्स्ट है सिंगल सेल प्रोटीन में से समान समय में जो परंपरागत फसलें हैं, जो नॉर्मल फसलें हम यूज़ करते हैं, उनकी तुलना में 10 से 50 गुना तक प्रोटीन प्राप्त की जा सकती है समान समय में, लेकिन प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा, क्योंकि इनमें छोटे छोटे बायोमास के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन मात्रा होती है इनके कंपैरिजन में। जैसे सोयाबीन की तुलना में 10 से 15 गुना अधिक प्रोटीन होती है इनमें, और मक्का की तुलना में 25 से 50 गुना तक प्रोटीन होती है। तो सिंगल सेल प्रोटीन के ये लाभ थे कि पूरे साल प्राप्त हो सकते हैं हमें, प्रोटीन की वसा की मात्रा अधिक होती है, कम लागत वाली ये प्रक्रिया है, सबस्ट्रेट इसमें कम लागत वाले यूज़ होते हैं, कुछ में व्यर्थ पदार्थ यूज़ होते हैं जिससे पोल्यूशन भी कम हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन, खनिज, विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है इनमें। मशरूम्स स्वादिष्ट बनाते हैं और पौष्टिकता के साथ स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं हमारे लिए। गुणन दर अधिक होती है, इसलिए कम समय में ज़्यादा सिंगल सेल प्रोटीन बना सकती है और परंपरागत फसलों की तुलना में 10 से 50 गुना तक प्रोटीन प्राप्त हो सकती है इनसे। जैसे सोयाबीन से 10 से 15 गुना और मक्का से 25 से 50 गुना। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।